प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षक साथियों, सादर नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अपना इकोनॉमिक्स में। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जो कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र का नया ब्लूप्रिंट जो कि 9 मार्च 2021 को जारी किया गया था, इसके पश्चात विमर्श पोर्टल पर नई प्रश्न बैंक जो अपलोड की गई हैं, उन प्रश्न बैंक के इकाई 1 के उत्तर। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यह बताना चाहूँगा कि यह इकाई जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए इसके लिए 5 अंक आवंटित हैं, जिसमें से एक प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा और एक प्रश्न होगा 4 अंक वाला, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा। सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की चर्चा करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पर अभी इस इकाई से 5 दिए हैं, यानी प्रश्न बैंक में 5 प्रश्न दिए हैं। इन 5 प्रश्नों में से ही कोई एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा। तो इन प्रश्नों को आप भली भांति देख लें। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ है, जो विकल्प दिए हैं उनमें सही विकल्प है विशिष्ट आर्थिक इकाइयों का अध्ययन। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन होता है? व्यक्तिगत या विशिष्ट आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए ये सही विकल्प इसका आ हो जाएगा। प्रश्न दूसरा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र दोनों हैं। क्या हैं दोनों? दोनों परस्पर पूरक हैं, एक दूसरे को पूरक हैं। एक की यदि कोई कमी रह जाती है तो दूसरा अर्थशास्त्र उसकी पूर्ति कर देता है। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में सामाजिक हित एवं कल्याण को महत्व दिया जाता है? तो ऐसी अर्थव्यवस्था है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सामाजिक हित और कल्याण को महत्व दिया जाता है। चौथा प्रश्न है, उस केंद्रीय समस्या की पहचान कीजिए जो उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा से संबंधित है। तो यह केंद्रीय समस्या के अंतर्गत आएगी, क्या उत्पादन किया जाए। जब हम अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं के बारे में पढ़ते हैं तो एक समस्या है क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। तो इस समस्या के अंतर्गत ये मैं आएगी, हमने पहचान कर ली है। उस केंद्रीय समस्या की पहचान क्या है? क्या उत्पादन किया जाए। अगला प्रश्न है जो कि 5वां है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र अध्ययन करता है। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र अध्ययन करता है विशिष्ट फर्मों का। इस प्रकार से जो प्रश्न हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न वो यहाँ पे हो जाते हैं। अब हम इसके बाद में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि 4 अंक वाले परीक्षा में पूछे जाएंगे, इन प्रश्नों के बारे में अभी मैं आपको उत्तर बताने जा रहा हूँ। प्रश्न पर एक बार नज़र देख लेते हैं कि किसी अर्थव्यवस्था की 4 केंद्रीय समस्याओं को समझाइए। यानी अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्या हैं उनके बारे में बताना है। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था को समझाइए, बाजार अर्थव्यवस्था को समझाइए, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था और बाजार अर्थव्यवस्था में अंतर बताइए, सकारात्मक तथा आदर्शक अर्थशास्त्र में अंतर बताइए, व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताइए और व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व लिखिए। कोई 4 महत्व इसमें देना है। तो इन प्रश्नों को हम क्रम से देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि किसी अर्थव्यवस्था की 4 केंद्रीय समस्याओं को समझाइए। तो हम उत्तर कैसे लिखेंगे वो मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहूँगा। यह केवल आपके लिए एक मैं समझा रहा हूँ। इसके बाद यदि आपको कहीं दूसरा उत्तर याद है, कहीं आपने याद किया हुआ है, तो आप उसको लिख सकते हैं। यह केवल मेरा एक आपको बताने का है कि आप लगभग इस प्रकार का उत्तर लिख सकते हैं। तो किसी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं इस प्रकार हैं। हम जब उत्तर लिखेंगे तो ऐसा लिखना होगा कि किसी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं इस प्रकार हैं। सबसे पहली केंद्रीय समस्या है क्या उत्पादन किया जाए। प्रत्येक अर्थव्यवस्था को यह चुनाव करना पड़ता है कि वह सीमित संसाधनों से किन किन वस्तुओं का कितनी मात्रा में उत्पादन करे, क्योंकि हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में संसाधन कैसे हैं, सीमित हैं और हमारी आवश्यकताएं असीमित होती हैं। चूँकि एक वस्तु का अधिक उत्पादन सामान्यतः दूसरी वस्तु के उत्पादन को कम कर देता है। यदि हम किसी एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाते हैं तो इससे क्या फ़र्क होता है? इससे कोई दूसरी वस्तु का उत्पादन कम हो जाता है। अर्थव्यवस्था को यह निर्धारित करना होता है कि इन वस्तुओं को कितनी मात्राओं का जो वस्तुएं उत्पादित हो रही हैं उनका कितनी मात्राओं का उत्पादन करना है, ताकि समाज को
अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो सके। अगर अर्थव्यवस्था पूंजीवादी है तो पूंजीवाद में यह बात कीमत प्रणाली के द्वारा निर्धारित होती है, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकारी आदेश के द्वारा यह जो केंद्रीय समस्या है इसका निराकरण या निर्धारण होता है। अगली समस्या कि उत्पादन कैसे किया जाए। जो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं पढ़ रहे हैं उसमें अगली समस्या हमें बताना है उत्पादन कैसे किया जाए। यह समस्या उत्पादन की जाने वाली वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त तकनीक के चयन की समस्या है, यानी हम किस तकनीक का उपयोग करेंगे उत्पादन करने के लिए, इसके बारे में बताना है। एक वस्तु का उत्पादन विभिन्न तकनीकी प्रयोग से किया जा सकता है। सामान्य तौर पर तकनीकों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, यानी हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक है श्रम प्रधान तकनीक और दूसरी है पूंजी प्रधान तकनीक। श्रम प्रधान तकनीक में अधिक श्रम लगता है और कम पूंजी का प्रयोग किया जाता है, जबकि पूंजी प्रधान तकनीक में अधिक पूंजी और कम श्रम का प्रयोग किया जाता है। नाम से ही स्पष्ट है, श्रम प्रधान है तो श्रम की अधिकता रहेगी और पूंजी प्रधान तकनीक है तो पूंजी की अधिकता रहेगी। इस प्रकार प्रत्येक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या यह होती है कि उत्पादन कैसे किया जाए। अर्थव्यवस्था की तीसरी समस्या है उत्पादन किसके लिए किया जाए। एक अर्थव्यवस्था में विभिन्न वर्ग के लोग रहते हैं, अमीर भी होते हैं, गरीब भी होते हैं, और जिनकी क्रय शक्ति भी अलग अलग होती है, जिनके बीच आय का वितरण किया जाना होता है। दूसरे शब्दों में यह समस्या जो है वह उत्पादन के साधनों के बीच के वितरण से संबंधित है, जो कि उत्पादन प्रक्रिया में योगदान देते हैं। क्योंकि हम जानते हैं जब किसी वस्तु का उत्पादन होता है तो उसके लिए उत्पादन के सभी साधनों की आवश्यकता होती है। ये साधन क्या है? भूमि है, पूंजी, श्रम साहस और संगठन। अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं की कितनी मात्रा किसे प्राप्त होगी, किसको अधिक और किसको उसकी कम मात्रा प्राप्त होगी, यानी उसका प्रतिफल है, जो राशि है, जो उसका पारिश्रमिक है उत्पत्ति के साधन का, वह किसी को कम भी प्राप्त होगा, किसी को अधिक। यह किसी भी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या रहती है। अगली समस्या है आर्थिक विकास की प्रक्रिया कैसे तेज हो। प्रत्येक अर्थव्यवस्था के समक्ष आर्थिक विकास की समस्या होती है, जिससे वह अधिक से अधिक ऊंचे जीवन स्तर को प्राप्त कर सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु विभिन्न अर्थव्यवस्थाएं अलग अलग संभावनाएं प्रस्तुत करती हैं, परंतु यह निश्चित है कि आर्थिक विकास प्रत्येक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या होती है। यानी आर्थिक विकास कैसे तेज हो, कैसे किया जाए, यह भी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं होती हैं। अब यहाँ मैंने आपको 4 समस्याएं बता दी। आप चाहे तो इन 4 समस्याओं को लिख सकते हैं। यदि आपको और अन्य समस्याएं भी आपको बता रहा हूँ तो आप चाहें तो उनमें से भी लिख सकते हैं। 5वीं समस्या यहाँ पे बता रहा हूँ कि पूर्ण रोजगार के स्तर की स्थापना कैसे हो। अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख कार्य साधनों को रोजगार उपलब्ध कराना होता है। हम जानते हैं कि साधन सीमित होते हैं और हमारी आवश्यकताएं असीमित होती हैं, फिर भी उत्पादन के कुछ साधन बेरोजगार रह जाते हैं। यानी जो साधन हैं उन साधनों को रोजगार उपलब्ध कराना भी अर्थव्यवस्था की एक केंद्रीय समस्या है। अतः अर्थव्यवस्था कैसी भी हो उसके लिए पूर्ण रोजगार के स्तर को प्राप्त करना एक समस्या रहती है। अगली समस्या है संसाधनों का उपयोग कुशलता से कैसे हो। संसाधनों का कुशलतापूर्ण प्रयोग की समस्या प्रत्येक अर्थव्यवस्था के समक्ष होती है। इस समस्या के अंतर्गत साधनों का विभिन्न उत्पादन कार्यों में आवंटन कुशल बनाना तथा उद्योग विशेष को इन साधनों के आवंटित हो जाने के पश्चात उनसे अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना सम्मिलित होता है। साधनों का कुशलतम उपयोग तब होता है जब उनसे अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा रहा हो। इस प्रकार से यहाँ पर मैंने आपको एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं के बारे में मैंने बता दिया है। आप इन समस्याओं में से कोई भी 4 समस्याओं के बारे में परीक्षा में लिख करके आ सकते हैं। अगला है केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था को समझाइए। जो प्रश्न क्रमांक दूसरा है वह है केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था को समझाइए।
तो विद्यार्थियों, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है और इस समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर राज्य का या समाज का यानी कि सामाजिक स्वामित्व होता है। उत्पादन तथा वितरण का जो निर्णय है वह सरकार के द्वारा किया जाता है। जब समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है तो उसमें उत्पादन और वितरण का जो निर्णय है उसका निर्णय कौन करता है? सरकार के द्वारा किया जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक नियोजन पाया जाता है। समाजवाद में धन का वितरण बहुत अधिक समान होता है। इस अर्थव्यवस्था में समाज पूंजीपति और श्रमिक वर्ग में विभाजित नहीं हो पाता है। श्रमिकों का शोषण नहीं हो पाता है। उपभोक्ताओं को भी जीवन की सभी उपयोगी वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। इस अर्थव्यवस्था का उद्देश्य समाज कल्याण रहता है। यानी जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था है, इसका उद्देश्य समाज का कल्याण करना रहता है। इस अर्थव्यवस्था में सरकार उत्पादकों और परिवारों के निर्णय में हस्तक्षेप करती है। यह अर्थव्यवस्था पूंजी के संचय की अनुमति नहीं देती है। यानी इस अर्थव्यवस्था में पूंजी संचय की अनुमति नहीं होती है। सर्वप्रथम रूस में सन 1917 की क्रांति के बाद इस अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। इस प्रकार से हम केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के बारे में हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, बाजार अर्थव्यवस्था को समझाइए। बाजार अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। तो यदि आपने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को याद किया है तो उसको भी आप यहाँ लिख के आएंगे, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का ही नाम बाजार अर्थव्यवस्था है। उत्तर कैसे लिखना है? पूंजीवाद वह प्रणाली है जिसमें उत्पत्ति के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। जो उत्पत्ति के साधन होते हैं उन पर निजी स्वामित्व होता है तथा इन साधनों को लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यों में प्रयोग करने की स्वतंत्रता होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति का अधिकार रहता है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को संपत्ति प्राप्त करने, रखने का और उसे प्रयोग करने का, उसका क्रय विक्रय करने का पूरा अधिकार होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में व्यक्तियों को व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता रहती है, यानी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी व्यवसाय को सरकारी नियमों के अंतर्गत करने में स्वतंत्र होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना होता है। अर्थात पूंजीवादी समाज में सभी उत्पादक इकाइयां लाभ के उद्देश्य से संचालित होती हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक कार्यों के संचालन का कार्य कीमत यंत्र के द्वारा संपादित होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अधिक उत्पादन के कारण लोगों को अधिक आय प्राप्त होती है, यानी इस अर्थव्यवस्था में अधिक उत्पादन होता है और लोगों को आय भी अधिक प्राप्त होती है। व्यक्तियों को सस्ती कीमतों पर वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं, जिससे व्यक्तियों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाता है। अर्थव्यवस्था में वर्ग संघर्ष की स्थिति निर्मित होती है, क्योंकि आर्थिक असमानताओं के कारण गरीब अमीर श्रमिक पूंजीपति वर्गों में विभाजित हो जाता है। आर्थिक असमानताएं होती हैं और जिससे जो समाज है वह गरीब अमीर में, श्रमिक और पूंजीपति वर्ग में विभाजित हो जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रारंभ 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप हुआ। इस प्रकार से हम इस प्रश्न क्रमांक 3 यानी कि बाजार अर्थव्यवस्था को समझाइए, इसका उत्तर लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न 4, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था एवं बाजार अर्थव्यवस्था में अंतर बताइए। चौथे प्रश्न में है कि केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अंतर बताइए। तो यहाँ पर मैंने 2 अलग अलग तालिकाएं बनाई हैं, आप इनमें से अंतर को समझ सकते हैं। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था या समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की योजना बनाती है। यानी जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है इसमें सरकार जितने भी महत्वपूर्ण क्रियाकलाप हैं, आर्थिक क्रियाकलाप हैं, उसकी योजना कौन बनाता है? सरकार बनाती है। जबकि बाजार अर्थव्यवस्था या पूंजीवाद में सभी आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण बाजार की स्थितियों के अनुसार होता है। अगला अंतर है
इस अर्थव्यवस्था में विकास प्रक्रिया सरकार द्वारा बनाई गई योजना के अनुरूप चलती है। यानी जो केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था है, इसमें विकास प्रक्रिया सरकार के द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार चलती है, और जबकि बाजार अर्थव्यवस्था में विकास प्रक्रिया को बाजार की शक्तियों पर छोड़ दिया जाता है। अगला अंतर है केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था जो है, इसमें उपभोक्ताओं का प्रभुत्व बाधित होता है, यानी उपभोक्ताओं को पूर्ण प्रभुत्व नहीं मिल पाता है, उस पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगे होते हैं। जबकि बाजार अर्थव्यवस्था में उपभोक्ताओं का प्रभुत्व होता है। अगला अंतर है कि इसमें उत्पादन समाज के कल्याण के उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया जाता है। जो केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था है, इसमें उत्पादन समाज के कल्याण को, यानी जो भी उत्पादन होता है वह जन कल्याण, समाज के कल्याण के उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया जाता है। जबकि बाजार अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन होता है वह लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। अगला अंतर है कि उत्पादन के साधनों पर सरकारी स्वामित्व होता है। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सरकारी स्वामित्व होता है, जबकि बाजार अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। यानी जो उत्पादन के साधन होते हैं वह निजी व्यक्तियों के हाथों में होते हैं। पांचवा प्रश्न है, सकारात्मक तथा आदर्शक अर्थशास्त्र में अंतर बताइए। तो यहाँ पर भी मैंने अंतर समझाने का प्रयास किया है। आप चाहें तो इनमें से याद कर सकते हैं, अन्यथा आपने यदि कहीं और से याद किया है तो आप उसको भी परीक्षा में लिख के आ सकते हैं। सकारात्मक अर्थशास्त्र। सकारात्मक अर्थशास्त्र किसी आर्थिक समस्या की वास्तविक स्थिति को व्यक्त करता है, यानी उस अर्थव्यवस्था में उस समस्या को बताता है, यानी उसकी वास्तविक स्थिति को बताता है। जबकि आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में इस बात का विश्लेषण किया जाता है कि क्रियाविधि क्या होना चाहिए, यानी आर्थिक गतिविधियों में यह बताता है आदर्शक अर्थशास्त्र कि होना क्या चाहिए वास्तव में। अगला अंतर है, सकारात्मक अर्थशास्त्र में आर्थिक समस्या की व्याख्या की जाती है, जबकि आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में आर्थिक समस्या के समाधान को प्रस्तुत किया जाता है। यानी सकारात्मक में केवल समस्या के बारे में बताया जाता है, जब उसका कोई समाधान नहीं बताया जाता, जबकि आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में उस समस्या का समाधान भी बताया जाता है। अगला अंतर है, सकारात्मक अर्थशास्त्र किसी समस्या के हल हेतु कोई परामर्श प्रस्तुत नहीं करता। यह केवल समस्या के बारे में बता देता है, पर कोई भी उसका परामर्श प्रस्तुत नहीं करता है, यानी हल प्रस्तुत नहीं करता है। जबकि आदर्शात्मक अर्थशास्त्र किसी समस्या के हल हेतु परामर्श भी प्रस्तुत करता है। अगला अंतर है, सकारात्मक अर्थशास्त्र का संबंध केवल क्या है, यानी अर्थव्यवस्था में क्या है से है, अर्थात यह केवल यह बताता है कि वस्तु स्थिति क्या है। जबकि आदर्शात्मक अर्थशास्त्र, जिसे मानक अर्थशास्त्र भी कहा जाता है, इसका संबंध इस बात से होता है कि क्या होना चाहिए। अगला अंतर है कि सकारात्मक अर्थशास्त्र का संबंध आर्थिक क्रियाविधि की अच्छाई बुराई या अनुकूलता प्रतिकूलता से नहीं होता है। जो सकारात्मक अर्थशास्त्र है उसका जो आर्थिक क्रियाविधि में ना वो यह बताता कि यह काम अच्छा है, या यह बताता कि यह हमारे अनुकूल है या प्रतिकूल है या बुरा है, यह नहीं बताता। जबकि आदर्शात्मक अर्थशास्त्र, इसका संबंध आर्थिक क्रियाविधि की अच्छाई बुराई और अनुकूलता प्रतिकूलता के विश्लेषण से होता है। उदाहरण देख लेते हैं दोनों के। सकारात्मक अर्थशास्त्र, जब हम कहते हैं कि वस्तु की कीमत बढ़ने से उसकी मांग कम हो जाती है, ये मांग का नियम हम जानते हैं कि जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग कम हो जाती है, और वस्तु की कीमत कम होने से उसकी मांग बढ़ जाती है, तो यह सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण है। जबकि जब हम कहते हैं कि सिगरेट या शराब की मांग कम करने के लिए उनके ऊपर कर की दर बढ़ा देना चाहिए, तो यह आदर्शक आर्थिक विश्लेषण है। तो इस प्रकार से मैंने आपको सकारात्मक और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र के में जो अंतर है वह समझा दिया है, समझाने का प्रयास किया है। छठवां प्रश्न है, व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बतलाइए।
अंतर देखते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटी छोटी व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। यानी जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है उसमें छोटी छोटी जो व्यक्तिगत इकाइयाँ हैं उनका अध्ययन किया जाता है, वैयक्तिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। जैसे एक व्यक्ति, एक परिवार, एक फर्म, एक उद्योग, इनका अध्ययन होता है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में इकाइयों के योग का अध्ययन किया जाता है। जैसे कुल राष्ट्रीय आय, कुल उपभोग, कुल विनियोग, कुल रोजगार इत्यादि का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। अगला अंतर है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय कीमत सिद्धांत का विश्लेषण करना होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय राष्ट्रीय आय व रोजगार का विश्लेषण है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम जो उत्पादन के साधन हैं और वस्तुएं हैं उनकी कीमत के बारे में अध्ययन करते हैं कि उनकी कीमत का निर्धारण कैसे होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय और उसका रोजगार के निर्धारण के बारे में हम पढ़ते हैं। अगला अंतर है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में योग को टुकड़ों में तोड़ने की क्रिया को आधार माना जाता है। यानी इसमें छोटे छोटे भागों का अध्ययन करते हैं, इसलिए योग को टुकड़ों में तोड़ने की क्रिया का आधार माना गया है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का आधार योग करने की क्रिया है। आगे देखते हैं अगला अंतर क्या है। व्यष्टि अर्थशास्त्र केवल स्थान विशेष के लिए, एक स्थान विशेष के लिए उपयोगी है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र की अंतर्राष्ट्रीय उपयोगिता है। क्या है अंतर कि व्यष्टि अर्थशास्त्र केवल एक स्थान विशेष के लिए उपयोगी है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र अंतर्राष्ट्रीय उपयोगिता है इसकी। अगला अंतर है, व्यष्टि अर्थशास्त्र कीमत विश्लेषण से संबंध रखता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का लक्ष्य आय का विश्लेषण करना है। अगला अंतर है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र पूरे समग्र के एक अंश यानी कि एक भाग का अध्ययन करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र समग्र का संपूर्ण भाग का अध्ययन करता है। इसके पश्चात देखते हैं जो अंतिम प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 7, व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व लिखिए। यहाँ पर हमें जो प्रश्न है वह 4 अंक का है, इसलिए हमें इसके 4 बिंदुओं में इसका महत्व बताना है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ समझाने का कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के व्यवहार को समझने में सहायक। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है वह संपूर्ण अर्थव्यवस्था के व्यवहार को समझने में सहायक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के व्यवहार को समझने में सहायक है, क्योंकि व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयाँ ही मिलकर के संपूर्ण अर्थव्यवस्था का निर्माण करती हैं। अगला महत्व है, व्यक्तिगत इकाइयों को आर्थिक निर्णय लेने में सहायक। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों को अपने अपने क्षेत्र की आर्थिक समस्याओं के संबंध में निर्णय लेने में मदद करता है। जैसे एक उपभोक्ता अपना व्यय